मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकंड की क्लास में आज हम पिछली क्लास से आगे पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति का पद। और पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति की योग्यताएं और उसके निर्वाचन का क्या तरीका है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से होता है, जिसमें उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। इसका सूत्र भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें जितने मत प्राप्त होते हैं उसमें निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या और +1। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि ये निर्वाचन प्रत्यक्ष ना होकर के अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, जिसमें एक निर्वाचक मंडल का निर्माण किया जाता है और उसमें सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघीय राज्यों के भी निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से ये निर्वाचक मंडल बनता है और उसके माध्यम से गुप्त मतपत्र प्रणाली के माध्यम से निर्वाचन होता है। जब निर्वाचन होता है तो मतपत्र में मतदाता कि एक अपना मत देने के बाद में अन्य जो उम्मीदवार हैं उन पर अपनी वरीयता भी देते हैं। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 50% से अधिक मतों की आवश्यकता होती है। इतना हम लोगों ने इसमें पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। एक प्रश्न जो उठा था वो ये है कि विधानसभा भंग होने पर भी क्या राष्ट्रपति का चुनाव संभव है। ऐसा 1974 में हुआ था, जब राष्ट्रपति का चुनाव होना था और गुजरात विधानसभा भंग हो चुकी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा गया और उस परामर्श में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व होना चाहिए और एक या एक से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग होने की स्थिति में भी ये चुनाव हो सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य की विधानसभा भंग हो चुकी है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव को रोका जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है वो ये है कि उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव और अनुमोदन कैसे होता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बातें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 से निश्चित की गई हैं और जो कुछ कठिनाइयाँ इस संबंध में आई उसमें सर्वोच्च पदों से अलग रखते हुए इसमें 5 जून 1987 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया। उसे बाद में संसद ने अधिनियम का रूप दे दिया। इस अधिनियम के आधार पर अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रत्येक व्यक्ति का नाम कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित और कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसी तरह से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित और कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। इसके साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत की धनराशि 15,000 रुपये निश्चित की गई है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है इसमें वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष क्यों होता है इसको हम देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसे अप्रत्यक्ष रखने में भारतीय संसदात्मक शासन व्यवस्था को जिम्मेदार एक तरह से माना जाता है। इसमें राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका या सत्ता उत्तरदायी मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। यदि हम इसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करेंगे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है वो आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। संविधान सभा में ऐसी आशंका
उत्पन्न भी की गई थी। ये भी कहा गया था कि अगर प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो ऐसे में हो सकता है कि वो औपचारिक प्रधान बना रहना स्वीकार ना करे और उस स्थिति में उसका मंत्रिमंडल से संघर्ष हो और ये एक संवैधानिक काफ़ी हद तक द्वंद्व की स्थिति को उत्पन्न करेगा। राष्ट्रपति का जो पद है उसमें बहुत से आलोचक ये कहते हैं कि जो राष्ट्रपति का पद है वो वास्तव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कम से कम 2 प्रतिनिधियों को चुना जाता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति को चुना जाता है। इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली उचित नहीं है। दूसरी बात जो इसमें उभर कर के आती है वो है मतपत्र पर अगर वरीयता अंकित नहीं की जाती है तो उस स्थिति में यदि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो क्या विकल्प होगा, इसके बारे में भी कोई बहुत ज़्यादा स्पष्ट स्थिति नहीं दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी इस पद्धति को विशेष कारणों से अपनाया गया है। पहली बात तो ये है कि वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकेगा जिसे कुल मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, न कि साधारण बहुमत। दूसरी बात है इसमें संसद के छोटे दल प्रादेशिक दलों का चुनाव में अपनी आवाज़ रखने का अवसर मिलेगा। यदि निर्वाचक मंडल में किसी एक दल का बहुमत न हो तो उसे अन्य दलों का सहयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह से जहाँ इसकी आलोचना की जाती है वहीं इसकी कुछ खासियत भी है और इसी कारण भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। तो राष्ट्रपति नाम मात्र की या वैधानिक या ध्वज मात्र कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आते हैं राष्ट्रपति के भत्ते, पेंशन और उन्मुक्तियाँ। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियां और भत्ते प्राप्त होते हैं। निशुल्क निवास स्थान संसद द्वारा स्वीकृत होता है। सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को पेंशन प्राप्त होती है। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनकी परिलब्धियों में और भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। उन्मुक्तियों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को बहुत सी उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। जैसा अभी हमने बात की कि उनके वो जो भी कार्य करते हैं अपने अधिकार और शक्ति का प्रयोग करते हुए उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और राष्ट्रपति के नाम पर सभी कार्य होते हैं भारतीय संघ के, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जब तक राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति आसीन है तब तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जा सकता है। उसे कैद भी नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति का उस पर किसी प्रकार का दावा हो तो 2 महीने का नोटिस देने के बाद ही किसी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है। तो इस तरह से ये कुछ उन्मुक्तियां हैं जिसके आधार पर राष्ट्रपति के पद को संवैधानिक गरिमा प्रदान की गई है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का निश्चित है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग के द्वारा किसी भी तरह से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है और राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक परंपरा विकसित हुई है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं होगा। अब आते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी यदि संसद को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं तो उस स्थिति में उनके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है।
महाभियोग लगाने के लिए सदन की समस्त संख्या के यानी संसद के किसी भी एक सदन के समस्त संख्या की चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अभियोग लगाने के 14 दिन बाद सदन में उस पर विचार किया जाता है। यदि वह सदन की समस्त संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो भारतीय संसद के दूसरे सदन में उसको भेजा जाता है। दूसरा सदन इन अभियोगों की जब जांच कर रहा हो तो स्वयं या समिति द्वारा वो उसकी जांच कर सकता है और राष्ट्रपति उस जांच में हिस्सा ले सकते हैं, चाहे वो स्वयं उपस्थित होकर के या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से। यदि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो दूसरा सदन अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो वह प्रस्ताव स्वीकार मान लिया जाता है और प्रस्ताव की स्वीकृति की तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से मुक्त समझा जाएगा। लेकिन जितने समय महाभियोग की कार्यवाही चलेगी उस समस्त काल में वो अपने पद पर रहते हुए समस्त कार्य करता रहेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने या महाभियोग की स्वीकृति के कारण यदि पद रिक्त होता है तो 6 महीने के अंदर नया निर्वाचन होना आवश्यक है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक है। नए राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा। ऐसा नहीं है कि पिछले राष्ट्रपति का जितना कार्यकाल बचा है उतने ही दिनों के लिए राष्ट्रपति को चुना जाएगा, बल्कि नए राष्ट्रपति का काल पुनः 5 वर्ष का ही होगा। जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता उस समय तक उपराष्ट्रपति उनके पद पर कार्य करेंगे। अनुच्छेद 70 में कहा गया है, यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जब भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कार्य संपन्न करने में असमर्थ हो तो भारतीय संसद उनके कार्यों की व्यवस्था करेगी। 1959 में अनुच्छेद 70 के अंतर्गत ही प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बिल पारित किया गया, क्योंकि ये माना गया कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो, तो ऐसी स्थिति में कौन काम करेगा। तो अनुच्छेद 70 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई, प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बिल। इसमें व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो इस तरह से जो राष्ट्रपति का पद है वो एक वैधानिक पद है। निर्वाचन इसका प्रत्यक्ष रूप से होता है, कार्यकाल इसका 5 वर्ष है। निर्वाचन निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है, जिसमें पूरे भारतीय संघ की जनता का प्रतिनिधित्व राज्यों के और संघीय राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से प्रतिनिधित्व जनता का होता है और वही वोट करते हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार साधारण बहुमत से नहीं चुना जाता, बल्कि उसे निश्चित कोटा प्राप्त करना पड़ता है जो कुल मतों के 50% से ज़्यादा होना चाहिए। निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को काम में लिया गया है। राज्यों में क्योंकि जनसंख्या अलग अलग है, इसलिए राज्यों के एक सदस्य का मत का मूल्य निकालने के लिए सूत्र का काम में लिया जाता है और उसी तरह से संसद के सदस्यों के मतों का मूल्य निकालने के लिए भी सूत्र को काम में लिया जाता है। राष्ट्रपति को बहुत सी उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं, कार्यकाल 5 वर्ष है और महाभियोग लगाना भी बहुत आसान नहीं है। दोनों सदन के द्वारा इसमें कार्यवाही की जाती है और उसके बाद में ही महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार होता है। तो ये हुआ राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसका पद, उसका कार्यकाल, उसकी उन्मुक्तियाँ, भत्ते और उस पर लगाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।